बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हम आपको लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए, ये पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में से है। और पाकिस्तान पीनल कोड 1860 आपको पता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक सब्जेक्ट है। ये LLB 5 ईयर प्रोग्राम में जो पार्ट 3 है उसमें भी ये 100 नंबर का सब्जेक्ट है। इसके अलावा हमारा जो सिविल जज है उसमें भी ये पूछा जाता है, और ADPP है, DDPP है, या एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसकी तैयारी जो है आपने करनी है तो उसमें भी ये पूछा जाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हमें लेक्चर है। इसके अलावा ये लेक्चर फॉर जनरल पब्लिक भी होता है कि वो समझ सकें कि PPC के कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। तो हमारा सिलसिला जारी है। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमने PPC की एक प्लेलिस्ट तैयार कर ली है। वो प्लेलिस्ट जो है वो हमारे जो YouTube चैनल है, जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप PPC के जो नोट्स हैं, जो आज तक हमने वीडियो जो है वो अपलोड की है, वो सारी वहाँ पे मौजूद हैं। तो लिहाजा आपको कहीं इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंसाइज फॉर्म में हमने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटॉर्शन के बारे में। इसके अलावा हम जो है वो थेफ्ट भी बता चुके हैं बड़ी डिटेल में, रॉबरी, डिकेटी, इनके डिफरेंसेस भी बता चुके हैं। तो आज हमने एक्सटॉर्शन के ऊपर बात करनी है। एक्सटॉर्शन का जो टॉपिक है वो 9 हेडिंग्स में हमने इसको तैयार करना है। 9 कंसेप्ट देखने हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन होगा, नंबर 2 रेलिवेंट लॉ या रेलिवेंट प्रोविजन, नंबर 3 डेफिनेशन देखेंगे, नंबर 4 पे सिग्निफिकेंट फीचर्स देखेंगे, नंबर 5 पे इलस्ट्रेशन यानी प्रेसिडेंट्स देखेंगे इससे रिलेटेड, और नंबर 6 पे नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स होंगे। ये बहुत अहम चीज है हमारे नोट्स की। और फिर उसके बाद पनिशमेंट्स होगी। फिर हम देखेंगे एक्सटॉर्शन अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, वहां पे भी एक्सटॉर्शन का जिक्र है, वो देखेंगे। और इसके बाद जो है वो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो है वो डियर स्टूडेंट्स अपना हमेशा याद रखिएगा कि वो 150 वर्ड का रखना है। और उसमें लिखना क्या है, उसमें ओवरऑल हमने बात करनी है अपने स्टैट्यूटरी लॉज की, हमने बात करनी है अपने आइन की, हमने बात करनी है अपनी इस्लाम की। यानी तीनों में ये जो एक्ट है, एक्सटॉर्शन है, किसी को थ्रेट करना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी के ऊपर प्रेशर डालना कि वो ये काम कर दे या ये चीज मुझे दे दे, ये बेसिकली जो है वो एक्सटॉर्शन होती है। और इसको पाकिस्तानी लॉज के तहत एक जुर्म करार दिया गया है। और आइन का आर्टिकल 24 ये कहता है कि रियासत जो है वो प्रोप्राइटरी राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स के उनको सेव करेगी। ठीक है जी। इसके अलावा इस्लाम भी जो है वो इसकी सख्ती से ममानियत करता है कि किसी को कंपेल करके, फोर्स करके आप उससे कोई प्रॉपर्टी हथिया रहे हैं तो ये अच्छा अमल नहीं है। ओके जी, तो आगे चलते हैं रेलेवेंट प्रोविजंस के अंदर कि इसका जो रेलेवेंट लॉ है डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा है, नोट कर लें। तो पाकिस्तान पीनल कोड से पहले देखते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन है 383, 383 से लेकर 383 से लेके 389 तक ये PPC है। आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन वो भी पढ़ लें इसके साथ। इसके अलावा एंटी टेररिज्म में भी जाएंगे। उसके जो सेक्शन है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 और क्लॉज K, और सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और क्लॉज E, और सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और क्लॉज H, ये एंटी टेररिज्म है एक्ट के सेक्शन हैं जो कि एक्सटॉर्शन से रिलेटेड हैं। आगे चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन जो है वो मैंने हमेशा आपको कहा है कि बेयर एक्ट की डेफिनेशन जो है वो जरूर बिल जरूर लिखा करें, क्योंकि ये बहुत अहम है आपके लिए। अगर बेयर एक्ट की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, अदर देन आप जनाबे वाला किसी भी बाजारी मटेरियल से लिखेंगे, अनऑथेंटिक मटेरियल से लिखेंगे, तो ये बात काबिल कबूल नहीं है। हूबहू आपको जो बेयर एक्ट की डेफिनेशन है वो यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 383 ये पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है, उसमें जो है जी इसकी सारी तफसील प्रोवाइड की गई है। यानी उसके अंदर इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी गई है, किसकी जी, एक्सटॉर्शन। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं सिग्निफिकेंट फीचर।
तो जो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डेफिनेशन से ही लिए हैं, 383 से ही हमने सिग्निफिकेंट फीचर्स लिए हैं। बेसिकली सिग्निफिकेंट फीचर जो है वो हम उसकी जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि डेफिनेशन किस तरह लिखी गई है, कौन कौन से इसके अंदर मराहिल हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ के आप डेफिनेशन को जो है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जी नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर वो है जी इंटेंशनल फियर ऑफ इंजरी। नोटेबल फीचर के अंदर पहला है इंटेंशनल फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ इंजरी। पहला कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर दिया गया है वो है इंटेंशनल फियर ऑफ इंजरी। मैं पढ़ देता हूं, द ऑफेंडर किधर गया जी 383, हाँ, whoever intentionally puts any person in fear of any injury, ठीक है, इन फियर ऑफ एनी इंजरी, यानी कोई बंदा भी, कोई मुल्जम, कोई बंदा जो दूसरे बंदे को ये क्या करता है, उसको इंजरी कॉज करने का थ्रेट करता है, उसे ये थ्रेट दे रहा है कि मैं तुम्हें इंजरी कॉज कर दूंगा। अब इंजरी कॉज कर दूंगा ये वाली बात कहना एक्सटॉर्शन में आ गया, वो 384 के अंदर आ गया। 383 में डेफिनेशन है, 384 में उसकी सजा है। तो जो भी कोई थ्रेट करेगा इंजरी देने का, वो कहां पे चला जाता है, एक्सटॉर्शन में चला जाता है। अब ये जो लफ्ज इंजरी है ये बहुत अहम तरीन लफ्ज है, इसका एक लेक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो लेक्चर भी मैं इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो अब लफ्ज इंजरी जो है ये हमारे लिए बड़ा अहम है। इंटेंशनल का मतलब होता है कि वो पूरी नीयत रखता है, नीयतन इसको कह रहा है। ठीक है जी। अब इंजरी का जो लफ्ज है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसको डिफाइन किया हुआ है लॉ के अंदर, और वो है सेक्शन 44 पीपीसी। सेक्शन 44 पीपीसी जो है वो इंजरी के लफ्ज को जो है वो डिफाइन करती है। तो वो क्या कहती है, वहां पे लिखा हुआ है कि इंजरी इट इज एन इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ हार्म, किसको, टू माइंड, टू बॉडी, टू प्रॉपर्टी, टू रेपुटेशन। माइंड को, बॉडी को, रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, चार चीजों को ये इंजरी होता है। तो इंजरी यही है, समझ लीजिएगा कि किसी को जनाब जख्मी कर देना, बॉडी का भी है लेकिन माइंड को भी, रेपुटेशन को भी, प्रॉपर्टी को भी। यानी मुल्ज़म किसी को कह रहा है कि जनाबे वाला मैं आपको बॉडली इंजरी दूंगा, जख्मी करूंगा, मैं आपको मेंटली टॉर्च करूंगा, मैं आपको जो है वो आपकी रिप्यूट खराब करूंगा, यानी रेपुटेशन के खिलाफ मैं आपकी रिप्यूट खराब करूंगा, आप पे कोई इल्जाम लगा दूंगा, या मैं आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान दूंगा। ठीक है जी। तो लफ्ज जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल भी है और इमूवेबल भी है, दोनों सूरतों में भी है वो आपकी प्रॉपर्टी इंक्लूड है। ठीक है जी। तो अगर ये चार चीजों का थ्रेट दे रहा है तो इट मीन कि वो एक्सटॉर्शन कॉज कर रहा है। ओके, ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद जी एक हमारे पास इस सिलसिला में एक जजमेंट भी है, वो खैर आपको आगे चल के हम बताते हैं। तो नेक्स्ट एक तो हमारे पास ये हो गया कि जी हमने इंटेंशनल इंजरी कॉज करना, ये एक्सटॉर्शन होता है। इसके अलावा एक बड़ी जबरदस्त जो है वो साइटेशन है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो सुन लें। ये है AIR 1951 की, और अजमेर 64 पेज नंबर 64 है, और अजमेर का फैसला है। कहते हैं थ्रेट एज टू नंबर ऑफ गेस्ट इन मैरिज हॉल इज नॉट अ थ्रेट विद इन एक्सटॉर्शन। कि एक मैरिज हॉल के अंदर जो है वो मेहमानों को थ्रेट करना, ये एक्सटॉर्शन नहीं है। ये इंडियन कोर्ट का फैसला था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी। आगे क्या कहता है, अ थ्रेट बाय अ पर्सन टू डू व्हाट ही हैज बाउंड बाय लॉ टू डू इज नॉट अ थ्रेट टू डू एन इंजरी। ये है, ये भी AIR ऑल इंडियन रिपोर्ट्स है, 1951 है, अजमेर का फैसला है और 64 पेज नंबर है।
दोनों चीजों में समझिएगा ये एक्सटॉर्शन नहीं है। उन्होंने कहा ये हाल के अंदर गेस्ट को जो है वो थ्रेट करना ये भी नहीं है एक्सटॉर्शन, क्योंकि वो ओपन पब्लिक है, इट्स ओके। अच्छा, एक दूसरा उन्होंने कहा कि एक बंदा जो कि लीगली बाउंड है कोई काम करने का, यानी आप किसी ऑफिस में जाते हो, कहते हैं कि भाई ये हमारा काम करें, आपको ये काम करना है क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये आपकी ड्यूटी है। तो वहां पे अगर कोई तलह कलामी हो गई है, वहां पे आपने जो है वो कोई जुमले ऐसे कहे, तो लॉ कहता है इस जजमेंट के मुताबिक कि वो थ्रेट नहीं होता, क्योंकि आप एक लीगल काम के लिए उसको कह रहे हैं। तो थ्रेट हमेशा जो है, एक्सटॉर्शन हमेशा जो है वो इलीगल काम की ही होती है। ओके, आगे चलें। एक तो मैंने आपको एलिमेंट बता दिया डेफिनेशन का, दूसरा भी वो है जी एट्रीब्यूशन ऑफ इंजरी, या एट्रीब्यूशन ऑफ इंजरी भी इसको कह सकते हैं, और दूसरा भी है, ठीक है जी, एट्रीब्यूशन ऑफ इंजरी, या दूसरा है जी हमारे पास वो हम कह सकते हैं थ्रेट टू होम पास्ट, इसको ये भी कह सकते हैं थ्रेट टू होम पास्ट। ठीक है कि थ्रेट ये दिया किसको जाता है, दूसरा एलिमेंट, अहम एलिमेंट, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर है, एक है इंटेंशनली फियर। इंटेंशनली फियर देना किसको है, ये बात बड़ी अहम है। तो इंटेंशनली फियर देना है जी टू दैट पर्सन, वहां पे लिखा हुआ है दैट पर्सन और एनी पर्सन, ठीक है जी, एनी पर्सन। टू दैट पर्सन, जो पर्सन जिसको कहा जा रहा है कि हम तुम्हें ये जो है वो इंजरी कॉज कर देंगे, तो वो दैट पर्सन हो गया, इसको पर्सन एक्सटॉर्टेड भी कहते हैं। और टू एनी अदर पर्सन टू होम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड, एक तो उसको दिया जा रहा है, और दूसरा है, दूसरी इस तरह भी समझें कि उसके किसी ब्लड रिलेशन को ये थ्रेट दिया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है आपके बच्चे को ये कर देंगे, उसे कहा जा रहा है आपकी वालदा को ये कर देंगे, आपके भाई को ये कर देंगे, आपके वालिद को ये कर देंगे, आपकी वाइफ को ये कर देंगे। तो चाहे उसको दिया जा रहा है या उससे रिलेटेड किसी भी ब्लड रिलेशन या इंटरेस्टेड पर्सन को ये थ्रेट दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसे हम ये कॉज कर देंगे, इंजरी कॉज कर देंगे, तो ये भी थ्रेट एक्सटॉर्शन होती है। ओके जी, आगे तीसरी बात, नंबर 3 जो हमारे पास एलिमेंट है जी नोट, उसमें सिग्निफिकेंट फीचर में तीसरा सिग्निफिकेंट फीचर है, और वो है जी डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट। ठीक है जी, ये डिसऑनेस्टली जो है वो जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है सेक्शन 24 के अंदर। सेक्शन 24 पीपीसी में डिसऑनेस्टली जो है वो डिफाइन की गई है। अब क्या कहता है, एक तो कह दिया कि जो उसने जो है उसको थ्रेट कॉज कर दिया, इट्स ओके, उसको थ्रेट कॉज किया है कि वो उस पर्सन को या किसी और पर्सन को इंजरी का। दूसरी बात ये है कि वो डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस कर रहा है, लफ्ज लिखा हुआ है, और देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर। ठीक है जी, डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है उसे। अब ये जो लफ्ज है डिसऑनेस्टली, इसको सेक्शन 24 के अंदर डिफाइन किया है, वो ये है कि एक बंदे को गेन हो रहा है, फायदा है, और एक बंदे का लॉस हो रहा है। ठीक है जी, तो अगर इस तरह कोई काम करता है कि वो एक बंदे को फायदा हो जाए, दूसरे को नुकसान हो जाए, ये डिसऑनेस्टली कहलाता है, ये बददयांती होती है। तो वो क्या कह रहा है, लफ्ज यहां पे देख लें कि इट इज द चीफ एलिमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन दैट द एक्यूज्ड मस्ट हैव नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस मस्ट बी कॉज्ड। ठीक है जी, रॉन्गफुल लॉस मस्ट बी कॉज्ड टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल गेन मस्ट बी कॉज्ड टू अनदर पर्सन। वो जो मुल्ज़म है, जो उसको फियर ऑफ इंजरी दे रहा है, कह रहा है कि ये काम करें, अदरवाइज हम आपको जो है वो इंजरी कॉज कर देंगे, इल्जाम लगा देंगे, प्रॉपर्टी का नुकसान कर देंगे, तुम्हारा कर देंगे, माइंड का कर देंगे। तो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली उसको इंड्यूसमेंट भी कॉज कर रहा है, उसको माइल कर रहा है बददयांती से, कि फियर दे के। अब फियर भी दे रहा है
और बदयांती से उसे कायल भी कर रहा है। दोनों एलिमेंट है, फियर भी दे रहा है और डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस भी कर रहा है। फियर दे के उसको इंड्यूस कर रहा है कि आप ये काम करें। अब वो जो फियर दे रहा है और उसको इंड्यूस कर रहा है, वो उसमें मुल्ज़म को पता है कि इसको नुकसान होना है और या मुझे या किसी बंदे को उससे फायदा होना है। ठीक है जी, ये होता है डिसऑनेस्टली इंड्यूसमेंट, इंड्यूस भी कर रहा है उसको। ठीक है, तो इस बारे में हमारे पास इलस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन 383 की इलस्ट्रेशन में मौजूद है। इलस्ट्रेशन बड़ी जबरदस्त वहां पे लिखी हुई है। उसमें इलस्ट्रेशन डी है, डी जो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो फिट बैठती है। वो कहता है कि ए जो है ना वो जी को थ्रेट काज करता है। कहता है ए थ्रेटन्स ए बाय पुटिंग जी इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, ए जो है वो जी को कहता है कि मैं आपको ग्रीवियस हर्ट काज कर दूंगा। आप ऐसा करें कि एक वाइट पेपर के ऊपर अपना अंगूठा लगा दे, साइन कर दे, मोहर अपनी लगा दे, अगर कोई है तो, सील है तो लगा दे, और लगा के ये कागज मुझे दे दें। ठीक है जी, और मैं इस कागज के ऊपर जो मर्जी लिख लूं। मैं लिख लूं जी इससे मैंने पैसे लेने हैं, मैं लिख लूं इसने मेरे साथ कोई इकरारनामा किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें, वो फियर ऑफ इंजरी दे रहा है, किसके लिए? ग्रीवियस हर्ट के लिए, उस पर्सन को दे रहा है। और आगे जो इंड्यूसमेंट है, जो डिसऑनेस्टली इंड्यूसमेंट है, वो क्या कर रहा है? उसे इंड्यूस कर रहा है कि आप मुझे कागज के ऊपर कोई चीज, खाली कागज के ऊपर अपने साइन करके दें। अब वो जो इंड्यूस कर रहा है उससे उसको लॉस हो सकता है जो लिख रहा है, और जो मांग रहा है उसको फायदा हो सकता है। दैट इज द डिसऑनेस्टली इंड्यूसमेंट। ओके, आगे चलिए। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4 इसके अंदर है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है जी, या हम इसको कहते हैं पर्पज ऑफ एक्सटॉर्शन। पर्पज ऑफ एक्सटॉर्शन, चौथा एलिमेंट। एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये जो बंदा है ना, जो नंबर 1 इंटेंशनली फियर कर रहा है इंजरी का उस पर्सन को या उससे रिलेटेड किसी पर्सन को, और डिसऑनेस्टली इसको इंड्यूस करता है फियर देके, किस मकसद के लिए? पर्पज ऑफ एक्सटॉर्शन क्या था? वो क्या लेना चाहता है उससे, वो क्या करना चाहता है उसके साथ? तो पर्पस जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पे जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं। पर्पस नंबर 1 है कि डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, कि ये हमें प्रॉपर्टी दे दें, ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी है, ये प्रॉपर्टी इमूवेबल भी है, तो ये प्रॉपर्टी हमें दे दें। उसको इंड्यूस कर रहा है, फियर दे कि प्रॉपर्टी मुझे दे दें। तो एक ये है पर्पस। दूसरा है डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कि ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है वो मेरे हवाले कर दें। अब ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है ये सेक्शन 30 है पीपीसी का, उसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी आसानी से समझ लें, एक ऐसी चीज जिससे किसी का राइट क्रिएट होता है और एक का राइट खत्म हो जाता है। मसलन रजिस्ट्री जो है वो एक का राइट क्रिएट कर देती है, यानी एक को मालिक बना देती है, और जो देता है उसका राइट एक्सटिंक्ट कर देती है, खत्म कर देती है। तो वो भी जो है एक तरह का वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इसी तरह आप एक चेक किसी को इशू करते हैं, जो चेक इशू करता है उसका राइट खत्म हो जाता है, और जिसको वो चेक देता है उसका राइट एग्जिस्ट हो जाता है कि ये पैसे उसके हक में चलेंगे। तो वो चेक भी जो है वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता है। ठीक है जी, तो ये चीजें अगर वो मांग रहा है, इंड्यूस कर रहा है आपको जबरदस्ती को, मुझे कुछ चेक लिख के दें, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गया। आगे, एनीथिंग साइन एंड सील्ड विच कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, हर वो चीज जिसके ऊपर किसी ने साइन कर दिए, मोहर लगा दी और उसको दे दिया, और वो उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में चेंज कर लेता है, यानी उसके ऊपर इकरारनामा लिख लेता है, उसके ऊपर कोई और चीज लिख लेता है। जैसे मैंने अभी मिसाल बताई कि ए जो है वो जी को कहता है मैं तुम्हें ग्रीवियस हर्ट काज कर दूंगा, खाली पेपर के ऊपर मुझे साइन करके अपना अंगूठा लगा के मुझे दे दें। अगर वो दे देता है तो वो जो साइन एंड सील्ड पेपर है वो कन्वर्ट हो गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, अगर उसके ऊपर वो कोई तहरीर लिख लेता है। तो ये 3 पर्पस हैं एक्सटॉर्शन के। ठीक है जी, बाकी जो है वो आपको अभी जो एंटी टेररिज्म एक्ट है इसके अंदर मैं बता दूंगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्या है इसके सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ 2 प्रेसिडेंट्स हैं, वो भी आप लिख लें, बड़ी जबरदस्त प्रेसिडेंट्स हैं। पहली है जी
जफर हुसैन वर्सेस स्टेट 2000 YLR 2625 पेज नंबर है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। एक्सटॉर्शन अंडर सेक्शन 383 PPC इज पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी विच मे बी टू हिज माइंड, जो इंजरी माइंड की है, बॉडी की है, रेपुटेशन की है और प्रॉपर्टी की है। दूसरा फैसला है हमारे पास अब्दुल सत्तार वर्सेस स्टेट 2013 PLD 173 पेज नंबर है और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। इसमें वो कहता है कि एक बंदा किसी को अगर गारंटी चेक देता है, वो गारंटी चेक को जो है वो इलीगली इस्तेमाल करता है और कहता है कि ये गारंटी चेक मैं ये कर दूंगा, FIR करवा दूंगा, आप मेरी जो है वो ये डिमांड्स पूरी करें। तो वो गारंटी चेक के बेस के ऊपर अगर उसको थ्रेट दे रहा है तो ये भी एक एक्सटॉर्शन होता है। ठीक है जी। आगे जी, नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स। नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स हमारा बहुत जबरदस्त है। इसमें हम बताएंगे कि एक्सटॉर्शन जो है वो नॉन वेलेबल है, वेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, प्रोहिबिटरी है या वो कंपाउंडेबल है, ये सारी मालूमात देंगे। सो नंबर 1 पहला है जी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 384 से लेके 389 तक ये सारे के सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। आगे सेक्शन 384 और सेक्शन 385 ये बेलेबल ऑफेंस हैं, ये बेलेबल ऑफेंस हैं। और आगे 386 से लेके 389 तक ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। ओके, इसके बाद आ जाएं नॉन कंपाउंडेबल। सेक्शन 384 से लेके 389 तक नॉन कंपाउंडेबल हैं। आगे ट्रायल कोड कौन सा है इसका, जो सेक्शन 384 है और 385 है, ये मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इसका ट्रायल करेंगे। और सेक्शन 386 से लेके 389 तक है वो सेशन कोर्ट इसका ट्रायल करेगी। आगे चलते हैं प्रोहिबिटरी क्लॉज में 384, 385 और 387 ये तीन सेक्शन जो हैं वो नॉन प्रोहिबिटरी हैं। इसके अलावा 386, 388 और 389 ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं। ओके, प्रोहिबिटरी क्लॉज क्या होती है, ये सेक्शन 497(1) है CRPC का, जिसमें लिखा हुआ है ऐसे तमाम जुराइम जिनकी सजा 10 साल है या जिनकी सजा डेथ है या जिनकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं। ओके, आगे जी इसके बाद आ गई इनकी पनिशमेंट्स। इन सब की क्या आ गई, पनिशमेंट्स। तो सबसे पहले हमने बार बार आपको बताते हैं कि जब भी आप पनिशमेंट्स लिखें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखा करें कि आपने नंबर 1 सेक्शन ऑफ लॉ लिखना होता है। ये तरीका है जी हमारा लिखने का। फिर उसके बाद उस सेक्शन के अंदर जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वो लिखनी होती हैं और फिर जाके उस सेक्शन की आपने पनिशमेंट लिखनी होती है। तो इन तीन चीजों को सामने रखते हुए आपने PPC के सेक्शंस को जो है वो बयान करना है। ये याद रख लें, ये यूनिवर्सली लिखा करें, ऐसा ही लिखा करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी, हमारे पास सेक्शन है जी पहला 383, सेक्शन ऑफ लॉ 383 है। अब इसकी ग्राउंड्स क्या है कि 383 जो है वो कहाँ पे होता है, 383 जो है वो एक जनरल पनिशमेंट बताता है एक्सटॉर्शन की। तो जहां पे भी एक्सटॉर्शन कमिट होगा, ये जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई है, अगर ये सूरत हाल होती है तो फिर उसकी सजा 384 के अंदर लिखी हुई है। और ये सजा कितनी है, ये जो है वो जरा नोट कर लीजिएगा। ये है 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है, जो कि 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और विद फाइन या जुर्माना है या दोनों सजाएं हो सकती हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं जी, अगला है हमारे पास सेक्शन 384 है जी, और अगला है हमारे पास सेक्शन 385। अब 385 क्या है, वो कहते हैं जी पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। ओके, 385। तो 385 सेक्शन है। सबसे पहले इसकी ग्राउंड्स देख लेते हैं। इस सेक्शन को समझना जो है वो बहुत बड़ी बात होता है। ठीक है जी। तो ग्राउंड्स क्या है जी, कि किसी को जो है वो थ्रेट कॉज किया गया है। व्हेन द एक्यूज पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ थ्रेट ऑफ इंजरी ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन बट डज नॉट कमिट एक्सटॉर्शन। ठीक है जी। किसी को वो एक्सटॉर्शन कॉज करता है, किसी को वो थ्रेट कॉज करता है, इंजरी का थ्रेट कॉज कर रहा है कि भाई ये चीज जो है वो मुझे दे दें या इसके ऊपर मुझे साइन करके भेज दें। और यहाँ पे एक और बात ये याद रखा करें, अगर दोनों पर्सन
सेम फेस टू फेस है, यानी थ्रेट देने वाला और विक्टिम दोनों आमने सामने हैं, तो यही एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाती है। और अगर वो आमने सामने नहीं है तो फिर ये जो है वो क्या बन जाती है, एक्सटॉर्शन होती है। ठीक है, आगे कहता है कि एक पर्सन है, उसने किसी को थ्रेट कॉज किया है कि भाई ये चीज जो है वो मुझे दे दे। अब उसने थ्रेट तो कॉज कर दिया है, थ्रेट तो कॉज हो गया, फियर उसने दे दिया उसे, लेकिन एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुई, कमिटल नहीं हुई एक्सटॉर्शन की। ये सेक्शन 385 है, यानी एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हुई, उसका पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन उसने उसको थ्रेट जरूर कॉज कर दिया था। एक ये बात करता है। दूसरा कहता है अटेम्प्ट टू कमिट एक्सटॉर्शन, ये अटेम्प्ट है, यहां पे बंदा फेल हो जाता है टू कमिट एक्सटॉर्शन का। ठीक है, तो ये इसकी ग्राउंड्स थी। इसकी सजा जो है उसने कहा है, चूंकि ये अटेम्प्ट होती है, इसकी सजा 2 साल है, इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 इयर्स और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं 386 के ऊपर। 386 क्या है? 386 है जी, एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। यहां पे समझना है, यहां पे वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, एक्सटॉर्शन दे रहा है, उसको धमकियां दे रहा है, और उसको धमकियां दे क्या रहा है, उसको कह रहा है कि मैं तुम्हारी डेथ कॉज कर दूंगा। अब धमकी देने की जो नेचर है वो चेंज हुई, एक्सटॉर्शन जो है वो चेंज हुई। एक्सटॉर्शन किसकी है? डेथ कॉज कर दूंगा। एक्सटॉर्शन किसकी है? धमकी किसकी है? कि मैं ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दूंगा। ठीक है जी, उसने ये धमकियां दी, उसने ये प्रेशराइज किया, और उस सिलसिला में ऑफेंस कमिट हो गया, एक्सटॉर्शन कमिट हो गई। ये एक्सटॉर्शन कमिट होगी, फियर भी दिया और एक्सटॉर्शन भी कमिट हो गई। और फियर किसके दे रहा है? गौर से बातें याद रखनी है। 385 में फियर है इंजरी का, 386 में फियर है डेथ का और ग्रीवियस हर्ट का, और एक्सटॉर्शन हो जाती है तो फिर उसको 386 में रखा जाएगा। और इसकी सजा है जी 10 इयर्स इसकी सजा है, imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, और उसे फाइन भी हर लिहाज में होगा। ओके, आगे 387 की तरफ चलते हैं। 386 के बाद नंबर 4 है जी 387, 387। यहां पे क्या होता है? यहां पे मैं 385 और 387 को सामने रखूंगा, इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूंगा। और क्या है 387, गौर से सुनिएगा। यहां पे और यहां पे क्या होता है? यहां पे है इंजरी का थ्रेट, और यहां पे है नो कमिटल ऑफ द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन जो है वो कमिट नहीं होती। ठीक है, 385 में यही है, एक्सटॉर्शन कमिट नहीं होती। अब 387 की तरफ चलते हैं, 387 की तरफ चलते हैं। यहां पे इंजरी का थ्रेट था 385 में, 387 में थ्रेट है जी डेथ का, एक फर्क ये हुआ, और थ्रेट है ग्रीवियस हर्ट का, एक फर्क ये हो गया। 385 में थ्रेट है इंजरी का और एक्सटॉर्शन नहीं होती, और 387 में थ्रेट है डेथ का और ग्रीवियस हर्ट का। लेकिन क्या होता है कि यहां पे भी जो है वो एक्सटॉर्शन कमिट नहीं होती। ठीक है, बात मेरी समझ आ रही है? 385 में इंजरी का है, सिर्फ इंजरी का, और वहां पे भी एक्सटॉर्शन नहीं होती, सिर्फ जो थ्रेट है वो उस तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके सिलसिला में ऑफेंस कमिट नहीं होता एक्सटॉर्शन का। आगे 387 है कि वो धमकी देता है डेथ की और ग्रीवियस हर्ट की। धमकी जरूर दे देता है, थ्रेट जरूर दे देता है कि ये काम करें अदरवाइज मार दूंगा, लेकिन ऑफेंस कमिट नहीं होता। तो दोनों में फर्क आ गया। तो 387 में जो उन्होंने सजा लिखी हुई है वो है 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। क्योंकि यहाँ पे जो धमकी है वो सीवियर है, डेथ की और ग्रीवियस है, इसलिए यहाँ पे उसकी सजा 7 साल कर दी है और शैल बी लायबल टू फाइन कर दिया है। ओके जी, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे 388 है, ये भी बड़ा अहम तरीन हमारे पास एक सेक्शन है, समझने वाली बात है।
ठीक है, और ये है जी 383। जैसे मैंने कहा था कि इंजरी के अंदर बॉडली इंजरी आती है, माइंड की आती है, रेपुटेशन की आती है और प्रॉपर्टी की आती है। ये वाली जो इंजरी है ना, ये वाला जो सेक्शन 383 है और 389 है, ये बस बेसिकली जो है वो उसकी रेपुटेशन को खराब किया जाता है। यहां पर जो थ्रेट कॉज किया जा रहा है ये उसकी रेपुटेशन से रिलेटेड है, ये रेपुटेशन को खराब करने का थ्रेट है, इल्जाम लगाने का थ्रेट है। ठीक है, एक बंदा है जो किसी को थ्रेट कॉज कर रहा है। ठीक है, ए इज द पर्सन, ए जो है वो थ्रेट कॉज कर रहा है किसको? बी को। बी को थ्रेट दे रहा है कि भाई आप मेरा ये काम कर दें, मेरी ये इलीगल डिमांड है वो पूरी कर दें, अदरवाइज मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा दूंगा कि इसने कमिट किया है। ओके, क्या किया ये बताते हैं। इसने अटेम्प्ट की है या इसने इंड्यूस किया है किसी पर्सन को उस जुर्म के लिए। तीन चीजें आ गई, इंड्यूस। ठीक है, ये इंड्यूस, अटेम्प्ट और ये कमिटल किन जुर्म की है? ये उन तमाम ऑफेंसेस की है जिनकी सजा डेथ होती है, ये तमाम ऑफेंसेस है जिनकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है, ये तमाम ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा 10 ईयर्स होती है। बात समझने की कोशिश करनी है, बहुत आसान है। ए जो है वो बी के ऊपर थ्रेट कॉज कर रहा है कि मेरी इलीगल डिमांड को पूरा कर दे, अदरवाइज मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा दूंगा किसका? कि तुमने कमिट किया है एक ऐसा जुर्म जिसकी सजा डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 ईयर है। यानी वो कहता है मैं तुम पे इल्जाम लगा दूंगा कि तुमने मेरे भाई को कत्ल किया है, इल्जाम लगा दूंगा तुमने ज़िना किया है। ठीक है जी, या अटेम्प्ट की है इन जराइम को करने की, ऐसे जराइम जिनकी सजाएं ये हैं, या इंड्यूस किया है तुमने किसी दूसरे पर्सन को कि वो ज़िना कमिट करे, या आपने इंड्यूस किया है किसी को कि वो फलां का कत्ल कर दे। तो अगर ये जो है उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो जो इल्जाम लगाता है ए, इसको फिर क्या सजा होगी? वो सजा जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, और वो सजा क्या है? वो है जी 10 ईयर्स। ऐसे बंदे को जो ये इल्जाम लगा रहा है, और अगर साबित हो गया कि एक्सटॉर्शन इसने की है इल्जाम लगाने की, तो फिर उसको 10 साल सजा होगी और साथ जुर्माना भी जरूर होगा। लेकिन अगर वो इल्जाम लगाता है, यानी ए इल्जाम लगाता है बी के ऊपर अननेचुरल ऑफेंस का जो 377 के अंदर आता है, ये इल्जाम उसके ऊपर लगाता है कि थ्रेट करता है कि ये इल्जाम मैं तुम्हें लगा दूंगा कि तुमने ये ऑफेंस किया है, अटेम्प्ट की है या इंड्यूस किया है, तो फिर जो इल्जाम लगाता है अगर इसका इल्जाम ये वो साबित कर देता है कि जी मेरे ऊपर इसने ये एक्सटॉर्शन काज की है और मुझे कहा है कि मैं तुम्हें 377 के अंदर रख दूंगा, FIR करवा दूंगा या मुलव्वस कर दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, तो ऐसे बंदे की जो सजा है डियर स्टूडेंट्स वो विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा भी दी जा सकती है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं 389 के ऊपर। 389 के ऊपर वो भी इससे रिलेटेड या इससे मिलता जुलता जो है वो ऑफेंस है हमारे पास 389 का, वो भी एक्विजिशन के बारे में है। ओके, और वहां पे भी इल्जाम तराशियां ही हैं 389, यानी कोई ए जो है वो बी को धमकियां दे रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है वो ये सारे ऑफेंस जो है वो कमिट कर दूंगा। ठीक है जी। और ये जो पिछला 83 मैंने आपको बताया है, दिस सेक्शन इज अबाउट द कमिटल ऑफ द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन के बारे में है। ठीक है जी, एक्सटॉर्शन भी कमिट हो जाती है। बड़ी तफसील से मैंने जो है वो कोशिश की थी 383 आप तक पहुंचाने की। अब जरा आ जाए कि 389 क्या है। ठीक है जी, 389 में भी वो कह रहा है कि इल्जाम लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर हैविंग कमिटेड और अटेम्प्ट टू कमिट ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और 10 इयर्स है। ठीक है जी। एंड दिस सेक्शन इज नॉट अबाउट द कमिटल ऑफ द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। बड़ी अहम बात है। अब मैं आपको 389 और 388 का फर्क बताने लगा हूं, गौर से सुनना है। 388 में वो कहता है कि मैं ये इल्जाम लगा दूंगा, अभी मैंने समझाया है,
और वो इल्जाम लगा देता है, एक्सटॉर्शन कमिट हो जाती है, तो वो 383 बन जाता है। लेकिन 389 में अगर हम आते हैं तो वो कहता है कि वो उसे धमकियां देता है कि मैं ये इल्जाम लगा दूंगा जो अभी मैंने 383 में बताए हैं। लेकिन इल्जाम लगाने की धमकियां तो वो दे देता है, फियर तो वो काज कर देता है, लेकिन एक्सटॉर्शन कमिट नहीं होती। दिस इज नॉट अबाउट द कमिटल ऑफ ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। लेकिन एक्सटॉर्शन नहीं होती, उसका जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होता, तो ये 389 के अंदर उसको सजा दे दी जाएगी। तो 389 की सजा वही है जो 388 की है, जो अभी मैंने आपको बताई है। तो ये था जी डियर स्टूडेंट्स सारा कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बता दिया है। आगे है जी एक्सटॉर्शन अंडर ATA 1997। ये एक्सटॉर्शन जो पाकिस्तान का एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। गौर से सुनना है। तो यहाँ पे आप वो जिक्र भी जरूर करेंगे, इस जिक्र के बगैर चीज जो है वो फुलफिल नहीं होगी। जो सेक्शन हमारे पास है जी 6(2) और उसकी क्लॉज के, ये एंटी टेररिज्म एक्ट है ATA, उसका सेक्शन है 6(2) के। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा एक्सटॉर्शन करता है और उससे रकम मांगता है, यानी भत्ता मांगता है, या एक्सटॉर्शन काज करता है उससे प्रॉपर्टी की, तो फिर उसको हम एंटी टेररिज्म एक्ट में भी रखेंगे। यानी 6(2) के ये डिफाइन करता है कि अगर कोई बंदा किसी को एक्सटॉर्शन काज करता है भत्ताखोरी के लिए, मनी के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, तो ये एंटी टेररिज्म में फॉल करेगा जी, एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा। और इसकी जो सजा है वो लिखी हुई है जी सेक्शन 7 क्लॉज 1 और सब क्लॉज जो है वो एज के अंदर। तो वहां पे इसकी सजा क्या लिखी है, उन्होंने जी नॉट लेस देन 5 years, 5 साल से कम नहीं होगी, बट मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक ले जाया जा सकता है और साथ जुर्माना भी होगा, शैल बी लायबल टू फाइन। एक तो ये है। दूसरा चलते हैं, यहां पे उन्होंने भत्ताखोरी और प्रॉपर्टी की बात की है कि ये एक्सटॉर्शन एक्ट ऑफ टेररिज्म में होता है। एक है सेक्शन 364A, ये किडनैपिंग और एब्डक्शन के बारे में है। ठीक है, यहां पर समझिएगा 380 और 365A, ठीक है, 365 है। 365 ये जो है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये 365A है कि किसी को जनाब आप थ्रेट काज करते हैं, किडनैप कर लेते हैं किसी को, और उसे कहते हैं कि आप उस पर्सन को कहते हैं कि आप हमारी ये डिमांड पूरी कर दें, हमें कोई पैसे दे दें, कैश दे दें, या अदर देन कोई डिमांड है वो पूरी कर दें। या किसी का कोई बच्चा हुआ कर लिया जाता है और उसे उसके जो वालिदैन हैं उनको कहा जाता है कि भाई आप ये हमारी डिमांड पूरी कर दें, फिर हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे। और डिमांड क्या है, कोई भी लीगल डिमांड हो सकती है, इसके अलावा कोई कैश की हो सकती है, अदर देन कोई डिमांड हो सकती है। तो यहाँ पे बच्चा किडनैप हुआ या वो खुद किडनैप हुआ और उसने घर वालों को कॉल कर दी किडनैपर ने कि भाई ये चीजें हमें दे दें, अदरवाइज हम इसको मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो ये वाली जो चीज है ना, अगवा करके और उससे फिर थ्रेट करना कि ये चीजें दे दें, ये एक्सटॉर्शन है और ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। एक्ट ऑफ टेररिज्म है किस लॉ के तहत, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 और क्लॉज ई। क्लॉज ई कहती है कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, ये दहशतगर्दी का अमल होता है। और इसकी जो सजा लिखी हुई है वो 7(1)E के अंदर लिखी हुई है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और क्लॉज ई के अंदर लिखी हुई है। और क्या है जी, वो है डेथ। ऐसे मुल्जमों को, किडनैपर को डेथ की सजा दी जा सकती है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जाती है, और साथ उनकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाएगा, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की भी सजा होगी। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट्स के एक्सटॉर्शन टेररिज्म के अंदर। तो 2 तरीकों से मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सटॉर्शन के बारे में। हमने एक महदूद वक्त में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इसके अलावा आप हमारे नोट्स जो हैं वो बेसिकली वो चीज़ है वो लें, उसके अंदर और भी बड़ी मालूमात होती हैं, बहुत कुछ और भी लिखा होता है। और इसके अलावा हमारी जो है वो क्लासेस लें,
क्लासेज एडीपीपी की लें, क्लासेज सिविल जज की लें, डीडीपीपी की लें, एएसजे की लें। बहुत ज़बरदस्त मटेरियल है हमारे पास, इससे कहीं बेहतरीन अंदाज में तैयारी करवाई जाती है और आपका मुस्तकबिल सिक्योर किया जाता है। इन थॉरोली जो है वो आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ द फिंगर टिप्स। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।